नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मूवमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। तुम फिर से लूट रहे हो। लगभग उसी समय एक अन्य स्थान पर माननीय पिता और माता, बातें कुछ इस तरह हुई। फांग झेंग सीधा खड़ा था, उसका लहजा सम्मानजनक और सतर्क था। हॉल में फांग युआन के चाचा गु युए डोंगतू और उनकी चाची चौड़े पीठ वाले विशाल कुर्सियों पर बैठे थे। उनके चेहरे पर तनाव था। चाची ने अपने दांत पीसे, फांग झेंग के लिए अन्याय महसूस करते हुए और साथ ही इस मामले पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, फांग युआन, वो कमीना दूसरों को लूटना एक बात है, लेकिन ये सोचना कि वो अपने ही छोटे भाई को नहीं छोड़ेगा, कितना निर्दयी और भावनाहीन। हालांकि इस बार इतना बड़ा अपराध करने के बाद मुझे उम्मीद है कि उसे जल्द ही अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा। बस करो, तुम्हें कम बोलना चाहिए। चाचा ने गहरी सांस ली और फांग झेंग से कहा, तुमने केवल एक प्राइमल स्टोन खोया है, चिंता मत करो। खजाने में जाओ और एक पत्थर चुन लो। अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हें अपनी खेती में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम्हारे ए ग्रेड प्रतिभा के साथ पहला मध्य चरण गो मास्टर बनने की बहुत संभावना है। स्वर्ग ने तुम्हें जो प्रतिभा दी है उसे बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें नंबर 1 बनते देखने की उम्मीद करते हैं। हाँ पिता और माता। आपका बेटा विदा लेता है। फांग झेंग भारी मन से चला गया। उसने चुपके से सोचा, बड़े भाई ने आज अकादमी के दरवाजे को रोककर सभी छात्रों को लूट लिया। उन्होंने इतना भयानक प्रभाव पैदा किया, मुझे डर है कि उन्हें वाकई निष्कासित किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या मुझे उनके लिए दया की याचना करनी चाहिए? उसके दिमाग में 2 आवाजें उभरीं। एक आवाज ने कहा, उनके लिए दया मांगने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने तुम्हारा प्राइमल स्टोन भी छीन लिया, हालांकि तुम उनके छोटे भाई हो। अगर उन्हें निष्कासित किया गया तो ये उनकी अपनी गलती है। अगर स्वर्ग पाप करता है तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई खुद पाप करता है तो उसे मरना ही चाहिए। दूसरी आवाज ने कहा, लेकिन वो तुम्हारा सगा बड़ा भाई है। उसका चेहरा तुमसे मिलता जुलता है, उसका खून पानी से गाढ़ा है। ठीक है, भले ही तुम उसे स्वीकार न करो, फिर भी तुम्हें उसके लिए याचना करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो बाहरी लोग तुम्हें कैसे देखेंगे? मुझे डर है कि वे तुम्हें निर्दयी और कृतज्ञ समझ सकते हैं। फांग झेंग को हॉल से निकलते देख चाची खुशी से चिल्लाईं, पति, हमने फांग युआन की जीविका बंद कर दी। ये छोटा कमीना आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर सका और एक बड़ा अपराध कर बैठा। वास्तव में अकादमी के दरवाजे को रोकना और सार्वजनिक रूप से लड़ाई करना, उगाही की तो बात ही छोड़ दो, ये अकादमी के बुजुर्ग को उकसाने के बराबर है। मैं कहती हूं कि उसे निष्कासित करने का समय बहुत करीब है। हालांकि चाचा ने सिर हिलाया, तुम चीजों को बहुत सरलता से सोचती हो। फांग युआन को निष्कासित नहीं किया जाएगा, बल्कि शायद कोई सजा भी नहीं होगी। क्यों? चाची हैरान थी। चाचा ने ठंडा सा हंसा, लड़ाई झगड़े को प्रोत्साहित किया जाता है, बशर्ते इसके गंभीर परिणाम न हो। क्या इस लड़ाई में कोई छात्र मरा? नहीं। चाची ने असहमति जताई, पति, तुम्हें कैसे पता कि कोई हताहत नहीं हुआ? लड़ाई में हमेशा दुर्घटनाएं होती हैं। चाचा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी कुर्सी की पीठ पर टिक गए। महिला, तुम वाकई बहुत भोली हो। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि अकादमी का बुजुर्ग सिर्फ दिखावे के लिए है? गार्ड्स ने कब कार्रवाई शुरू की? वे आखिरी पल में आए। इसका मतलब है कि पूरा दृश्य नियंत्रण में था। अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता तो वे बहुत पहले ही दौड़ पड़ते, न कि आखिरी क्षणों में। तुम गू मास्टर नहीं हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा। अकादमी छात्रों के बीच झगड़ों को मना नहीं करती, बल्कि इसके प्रति प्रोत्साहन का रवैया रखती है। जितने ज्यादा झगड़े होंगे उतना ही युद्ध के लिए फायदेमंद होगा। कुछ छात्र लड़ाई के माध्यम से मजबूत बंधन भी बना सकते हैं। बुजुर्ग इसका पीछा नहीं करेंगे। ये पहले से ही एक रूटीन है। अगर कोई अपने बच्चों की ओर से कार्रवाई करना चाहता है तो वो नियम तोड़ देगा। चाची ये सुनकर स्तब्ध रह गईं और असंतुष्ट स्वर में बोली, तो फांग युआन, जिसने इतने सारे प्राइमल स्टोन्स लूटे, उसके साथ कुछ नहीं होगा? उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? इतनी बड़ी संख्या में प्राइमल स्टोन से उसकी खेती में बहुत मदद मिलेगी। चाचा ने अपनी आंखें खोली, उनका चेहरा उदास था। और हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं खुद जाऊं और उसके सारे प्राइमल स्टोन्स छीन लूं? हालांकि इस मामले का हम फायदा उठा सकते हैं। फांग युआन ने अपने ही भाई फांग झेंग को लूटा और उगाही की, ये उसकी गिरावट की कुंजी है। फांग झेंग एक ग्रेड प्रतिभा है, वो निश्चित रूप से एक दिन फांग युआन से मजबूत होगा। हम इस मामले का उपयोग फांग झेंग में फूट डालने और उसे फांग युआन से दूर करने के लिए करेंगे, ताकि वो हमारे लिए उपयोगी हो। और इसके साथ ही 3 दिन बीत गए। फांग युआन के लूटपाट और उगाही से हुआ हंगामा न तो फैला और न ही बड़ा हुआ, बल्कि धीरे धीरे शांत हो गया।
कोई भी बुजुर्ग नियम तोड़कर फांग युआन के लिए परेशानी ढूंढने नहीं आया और अकादमी के बुजुर्ग ने स्वाभाविक रूप से एक आंख बंद और एक आंख खोलकर ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि इस दौरान 2-3 युवा थे जिन्होंने अपने प्राइमल स्टोन्स छीने जाने की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने फांग युआन को चुनौती दी। लेकिन फांग युआन ने उन्हें आसानी से हरा दिया और सभी को ये समझ आ गया कि अगर उन्होंने मार्शल आर्ट्स में कड़ी मेहनत नहीं की तो वे कभी भी फांग युआन को नहीं हरा पाएंगे। इन किशोरों में मार्शल आर्ट्स में कड़ी मेहनत करने का जोश उमड़ पड़ा। मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक बहुत खुश था। उसने पहले कभी इतने उत्साही और समर्पित छात्रों का बैच नहीं देखा था। पहले जब वो पढ़ा रहा था तो छात्र रुचि की कमी के कारण दिन भर उबासी लेते थे, लेकिन अब वे लगातार सलाह मांगते थे। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। अकादमी का बुजुर्ग विशेष रूप से इस स्थिति के बारे में पूछताछ करने आया। मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक ने उत्साहित स्वर में बताया, छात्रों ने अप्रत्याशित उत्साह दिखाया है और ये बदलाव बहुत बड़ा है। केवल एक छात्र, जिसका नाम फांग युआन है, वो अभी भी पहले की तरह आलसी है। अकादमी का बुजुर्ग हंसा और उसके कंधे पर थपथपाया। उसने कहा, जिस छात्र की तुम बात कर रहे हो वही बाकी छात्रों के परिवर्तन का कारण है। मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक हैरान था, लेकिन बदलाव केवल यही नहीं थे। इस घटना के बाद फांग युआन निस्संदेह पूरे छात्र बैच का सार्वजनिक दुश्मन बन गया था। हर कोई उसके प्रति शत्रुतापूर्ण था और वो अलग थलग पड़ गया था। अब कोई उससे बात नहीं करता था और न ही कोई उसे नमस्ते करता था। युवाओं ने पूरी ताकत लगाकर निजी तौर पर अपने बुनियादी तकनीकों का अभ्यास किया। अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रोत्साहन और प्रेरणा से उन्होंने फैसला किया कि वे अपने सम्मान को अपने हाथों से वापस लेंगे। शांत सतह के नीचे अंडरकरंट उमड़ रहा था और 4 दिन बीत गए। अकादमी के बुजुर्ग ने एक बार फिर प्राइमल स्टोन भत्ता बांटा और फांग युआन के लिए फिर से कार्रवाई करने का समय आ गया। फांग युआन, एक बार तुम्हें काफी नहीं था, तुम फिर से हमारे प्राइमल स्टोन्स लूटना चाहते हो। छात्र हैरान और गुस्से में थे क्योंकि फांग युआन ने फिर से दरवाजे पर उन्हें रोक लिया। फांग युआन प्रवेश द्वार के बीच में खड़ा था, उसके हाथ पीछे थे, उसका चेहरा ठंडा और स्वर सपाट था। प्रति व्यक्ति एक प्राइमल स्टोन और तुम्हें शारीरिक दर्द से बचाया जाएगा। फांग युआन, तुम्हारा धमकाना बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। गु युए मोबेई गुस्से में गर्जा सबसे पहले बाहर आया। ओह! फांग युआन ने अपनी भौहें थोड़ा उठाईं। मोबेई ने अपनी मुट्ठियां उठाईं और आगे बढ़ा। कुछ राउंड के बाद वो जमीन पर बेहोश हो गया। मोबेई, तुम बहुत बेकार हो, मुझे देखो। गु युए चीचेंग जोर से चिल्लाया और फांग युआन की ओर दौड़ा। हमले और रक्षा के कुछ बदलाव के बाद वो मोबेई के नक्शे दम पर चल पड़ा। फांग युआन का युद्ध अनुभव उनसे 10,000 गुना ज्यादा था। हालांकि उसने अभी अभी खेती शुरू की थी, फिर भी उसने हर बल का उचित उपयोग किया। इस बीच ये छात्र अभी अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे। अगर वे एक साथ उस पर हमला करते तो शायद वे उसे थोड़ी परेशानी दे सकते थे, लेकिन एक एक करके चुनौती देने के साथ ये पहली बार की उगाही से भी ज्यादा आसान था। 15 मिनट बाद फांग युआन आराम से एक भरी हुई पैसे की थैली के साथ चला गया, पीछे कई युवाओं को छोड़कर। कुछ बेसुध पड़े थे और कुछ अपने पेट पकड़कर या अपनी कमर थामकर कराह रहे थे। भाइयों, मैदान साफ करने का समय आ गया, जल्दी आओ, गार्ड्स ने चिल्लाया और सभी दौड़ पड़े। अध्याय 31। फांग युआन, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैंने लगातार 7 दिनों तक बुनियादी मार्शल आर्ट्स में कड़ी मेहनत की, लेकिन ये सोचना कि मैं केवल फांग युआन के 2 प्रहारों को सह पाया और उसके बाद बेहोश हो गया। शर्मिंदगी, अक्षम्य शर्मिंदगी। गु युए मोबेई ने दुख और पछतावे से भरे हुए चिल्लाया। पारिवारिक उद्यान में वो लकड़ी के पुतले का सामना कर रहा था, मुक्के और लाते मार रहा था, जिससे गूंजती हुई आवाजें उत्पन्न हो रही थीं। अचानक उसे एक हंसती हुई आवाज सुनाई दी। छोटे भाई, क्या तुम्हें इस पुतले से गहरी दुश्मनी है? इतना बड़ा गुस्सा क्यों? इस परिचित आवाज को सुनकर गु युए मोबेई ने राहत महसूस की और अपने हमले रोक दिए। उसने अपना सिर घुमाया। बहन, तुम वापस आ गई। हाँ, परिवार परिषद ने मुझे एक जांच मिशन पर भेजा था जो 10 दिन से अधिक समय तक चला। गु युए मोयान ने हंसते हुए जवाब दिया। वो मोबेई की सगी बहन थी, एक रैंक 2 मध्य चरण गु मास्टर। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें मोबेई को तेजी से घूर रही थीं। भाई, तुम्हारे चेहरे पर ये चोटें क्या हैं? तुम्हें किसने धमकाया? अरे, ये कुछ भी नहीं है, मैं गलती से ठोकर खाकर गिर गया। मोबेई के चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने एक बहाना बनाया। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को इस शर्मनाक घटना के बारे में पता चले। मो परिवार के भविष्य के उत्तराधिकारी और परिवार के मुखिया गु युए मोचेन के प्यारे पोते की सच्चाई, जो लगातार 2 बार युद्ध में बेहोश हो गया। लेकिन सौभाग्य की बात थी कि वो अकेला बदकिस्मत नहीं था, दूसरों को भी नुकसान उठाना पड़ा था। ओह, फिर तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे युद्ध प्रशिक्षण के लिए ये ठीक नहीं है। तुम्हारे पास अभी कोई गुण नहीं है जो तुम्हारी रक्षा को बढ़ाए, इसलिए मोटे तौलिए का उपयोग करके अपने शरीर को ढक लो। इससे तुम्हारी टांगें और बाहें चोटिल होने से बचेंगी। गु युए मोयान ने निर्देश दिया और फिर चली गई।
नमस्ते युवा मिस। सुप्रभात युवा मिस। युवा मिस वापस आ गई हैं। आपका सेवक आपको नमस्ते करता है मिस। गुयुए मोयान तेजी से ठंडे व्यवहार के साथ चल रही थी और रास्ते में मिलने वाले नौकरों ने बिना असफल हुए उसे झुककर सम्मान दिया। वो पढ़ाई के कमरे में पहुंची। बिना किसी चेतावनी के मोयान ने दरवाजा धकेला और अंदर चली गई। कमरे के अंदर गुयुए मोचेन अपनी पीठ उसकी ओर करके सुलेख कला का अभ्यास कर रहे थे। तुम वापस आ गई? गुयुए मोचेन ने बिना पलटे सीधे पूछा। आधा महीना जांच करने के बाद भेड़ियों की मांद की स्थिति क्या है? आपको कैसे पता कि ये मैं हूं दादाजी? मोयान ने हैरानी से हाँफते हुए कहा। पूरे परिवार में तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरे कमरे में बिना एक बार भी दरवाजा खटखटाए घुसने की हिम्मत रखती है। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है मेरी प्यारी पोती? गुयुए मोचेन ने डांटते हुए कहा। हालांकि उनके चेहरे पर चिंता और गर्मजोशी के निशान दिखाई दिए और उन्होंने मुस्कुराते हुए मोयान को देखा। मोयान ने मुंह बनाया। जब बात प्यार करने की आती है तो आप वास्तव में छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं। हालांकि चूंकि वो भविष्य का परिवार मुखिया है, आप उसके प्रति अधिक सख्त हैं ताकि दूसरों को उसकी चिंता का एहसास न हो। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, दादाजी, छोटे भाई को पीटा गया। मैंने उससे पूछा और उसने स्थिति के बारे में झूठ बोला, इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ा। गुयुए मोचेन का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी तूलिका रख दी और बैठ गए। मोयान ने अनिच्छा से बताया, भेड़ियों की मांद लगभग भरी हुई है, इसलिए मौजूदा प्रजनन गति के अनुसार इस साल कोई प्रकोप नहीं होगा, लेकिन अगले साल हमारे पहाड़ी गांव में निश्चित रूप से भेड़ियों का ज्वार आएगा। गुयुए मोचेन ने फिर पूछा, आमतौर पर हर 3 साल में एक प्रकोप होता है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि उस झुंड में कितने थंडर क्राउन भेड़िए हैं? लगभग 3। गुयुए मोचेन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। थंडर क्राउन भेड़िए झुंड के मुखिया थे और प्रकोप के दौरान इनसे निपटना सबसे मुश्किल था। 3 ज्यादा संख्या नहीं थी क्योंकि किंग माओ पर्वत पर 3 कबीले गांव थे। प्रत्येक गांव एक भेड़िया संभाल सकता था और प्रकोप का दबाव काफी कम हो जाएगा। दादाजी, आपने अभी तक मेरे छोटे भाई की बात नहीं बताई। मोयान ने फिर से पीछा किया। मुझे लगता है कि तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे पीटा गया था। पहली बार 7 दिन पहले हुआ और दूसरी बार आज हुआ। ये स्कूल के दरवाजे के सामने हुआ और दोनों मौकों पर उसे जमीन पर गिरकर बेहोश कर दिया गया। गुयुए मोचेन ने हंसते हुए जवाब दिया। किसकी हिम्मत है मेरे छोटे भाई को बेहोश करने की? मोयान ने आंखें फाड़कर देखा। वो मोबेई का सहपाठी है जिसका नाम फांग युआन है। वो वास्तव में अच्छा लड़ता है, गुयुए मोचेन ने हंसते हुए कहा। गुयुए मोयान की आंखें और बड़ी हो गईं और वो हैरान होकर बोली, दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? वो आपका खून का रिश्तेदार पोता है। गुयुए मोचेन ने अपनी पोती को गहरी नजरों से देखा और अर्थपूर्ण ढंग से बोले, मोयान मेरी प्यारी, तुम एक लड़की हो, इसलिए शायद तुम्हें समझ ना आए। हार और अपमान केवल सुधार के लिए ईंधन का काम करते हैं। बिना असफलता के कोई कभी विकसित नहीं हो सकता और सच्चा परिपक्व पुरुष नहीं बन सकता। मोबेई हार गया और ये उसकी अपनी असफलता है। एक बार जब वो जागेगा, वो शिक्षकों से लड़ाई की तकनीकों के बारे में पूछेगा। ये एक तरह का सुधार है और ये सुधार फांग युआन से आया जिसने उसे हकीकत का एहसास कराया। उसकी बहन के रूप में अगर तुम वास्तव में उसकी परवाह करती हो और उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसके विकास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फांग युआन केवल सी ग्रेड प्रतिभा वाला लड़का है, जबकि मोबेई के पास बी ग्रेड प्रतिभा है। हमारे समर्थन के साथ वो जुईजोंग फांग युआन को पछाड़ देगा और उसे जमीन में धकेल देगा। इस प्रतिद्वंद्वी को मोबेई के लिए छोड़ दो। एक महिला के जीवन में उसे परिवार और प्रेमी की जरूरत होती है, लेकिन एक पुरुष के लिए परिवार जरूरी नहीं है। फिर भी जिस चीज की कमी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है एक प्रतिद्वंद्वी। फांग युआन के साथ परेशानी मत ढूंढो। क्या तुमने सुना? ये युवाओं के बीच का मामला है। अगर तुम इसमें शामिल हुई तो इसे धमकाने के रूप में देखा जाएगा। इस तरह नियम तोड़ने से हमारे मो परिवार की नजरों में कमी आएगी। मोयान बिना कुछ बोले हाफने लगी, लेकिन गुयुए मोचेन की नजरों के नीचे उसने आखिरकार अपना सिर झुका लिया। हाँ दादाजी, आपकी पोती समझ गई। वो ठोकर खाती हुई पढ़ाई के कमरे से बाहर निकली, लेकिन गुयुए मोचेन ने भी नहीं देखा। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। दादाजी, ये आपके पोते को प्यार करने का तरीका है और मैं मोयान के अपने तरीके हैं। मोयान के दिल में पहले से ही अलग अलग योजनाएं थीं। ... सरोता के भोजन कक्ष में कई मेजें भरी हुई थीं और लोग रात का खाना खा रहे थे, इसलिए माहौल काफी जीवंत था। 1 या 2 वेटर तेजी से व्यंजन परोस रहे थे, मेजों के बीच आते जाते हुए। फांग युआन खिड़की के पास की मेज पर बैठा था। उसने कुछ व्यंजन मंगवाए और खिड़की के बाहर देखते हुए खाना खा रहा था। बाहर देखने पर सूर्यास्त आग की तरह दिख रहा था, धीरे धीरे जल रहा था। आधा सूरज पहले ही डूब चुका था। ये जमीन को लालायित होकर देख रहा था। इसकी आभा सूरज की अनिच्छा को दर्शा रही थी। दूर पहाड़ों पर यह पहले से ही रात के अंधेरे से ढक चुका था। पास की सड़कों पर लोग घर लौट रहे थे।
उनमें से कुछ नंगे पैर थे, कुछ कीचड़ भरे किसान, कुछ जड़ी बूटी बीनने वाले, कुछ शिकारी जो पहाड़ी तीतर, जंगली सुअर और अन्य जानवरों को पकड़े हुए थे, और कुछ गू मास्टर थे। उन्होंने नीली वर्दी पहनी थी जो साफ और उत्साहपूर्ण दिख रही थी। उनके सिर पर एक हेडबैंड और कमर पर एक बेल्ट थी। बेल्ट का एक विशेष कार्य था। रैंक 1 गू मास्टर्स के लिए ये नीली बेल्ट थी। सामने एक कांस्य प्लेट थी और उस पर नंबर 1 देखा जा सकता था। रैंक 2 गू मास्टर्स के लिए उनकी बेल्ट लाल थी और बीच में स्टील की प्लेट पर नंबर 2 दिखाई देता था। खिड़की के किनारे बैठे फांग युआन ने देखा कि 6 से 7 रैंक 1 गू मास्टर थे और वे ज्यादातर युवा पुरुष थे। एक रैंक 2 गू मास्टर भी था, एक मध्यम आयु का पुरुष। रैंक 3 गू मास्टर्स के लिए वे परिवार के बुजुर्ग थे और चौथा रैंक कबीले का मुखिया होता था, गांव का स्वामी। रैंक 5 गू मास्टर्स शायद ही कभी देखे जाते थे और गू युए कबीले के पूरे इतिहास में केवल पहली पीढ़ी के कबीले मुखिया और चौथी पीढ़ी के कबीले मुखिया ही इस स्तर तक पहुंचे थे। वास्तव में एक कबीले की ताकत का पता लगाना बहुत आसान है। बस गांव में एक जगह ढूंढो, वहां बस जाओ और कुछ घंटों तक लोगों को देखो कि कितने रैंक 1 और रैंक 2 गू मास्टर हैं और तुम कबीले की ताकत और धन को देख पाओगे। फांग युआन ने अपने 500 वर्षों के संचित ज्ञान के साथ निष्कर्ष निकाला। गू युए गांव को उदाहरण के रूप में लेते हुए सड़कों पर लगभग 20 लोग चल रहे थे और उनमें से 6 गू मास्टर थे। इन 6 में एक रैंक 2 गू मास्टर होने की 50% संभावना थी। इस ताकत और पूंजी के साथ गू युए कबीले ने किंग माओ पर्वत पर सबसे अच्छे संसाधन स्थानों में से एक पर एकाधिकार कर लिया था। लेकिन ये पर्वत दक्षिणी सीमा के पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक छोटा सा कोना था। गू युए कबीला केवल मध्य निम्न स्तर का कबीला माना जा सकता था। मैंने अभी अभी अपनी खेती शुरू की है और रैंक एक प्रारंभिक चरण के साथ मेरे पास दक्षिणी सीमा में घूमने की योग्यता भी नहीं है। मुझे कम से कम रैंक 3 की खेती की आवश्यकता है ताकि मैं दुनिया में और घूम सकूं। फांग युआन ने अपने रात के खाने का उपभोग करते हुए आह भरी। किंग माओ पर्वत बहुत छोटा था, ये उनकी महत्वाकांक्षाओं को समाहित नहीं कर सकता था और वो इसे छोड़ने के लिए दृढ़ था। हाँ, गू युए फांग युआन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। इस क्षण में एक मध्यम आयु का पुरुष हंसते हुए कपटपूर्ण ढंग से पास आया। फांग युआन ने थोड़ा मुड़कर देखा, एक पीली त्वचा और लटकती भौहों वाले पुरुष को, लेकिन उसका शरीर बड़ा और मांसपेशियों से विकसित था। वो अपनी बाहों को मोड़कर और गर्व से उस युवा को घूरते हुए, जो अभी भी अपना रात का खाना खा रहा था, कई कदमों में फांग युआन के पास पहुंचा, जिसमें थोड़ी सी शत्रुता थी। फांग युआन, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो, क्या तुम्हें पता है? हे, तुमने हमारे मो परिवार के युवा मास्टर को मारने की हिम्मत की और अब हमारी युवा मिस तुम्हारे साथ हिसाब चुकाने आई हैं। मध्यम आयु का पुरुष लगातार हंसता रहा। वो लगातार घूरता और फांग युआन का आकलन करता रहा, हल्के से धमकी भरा माहौल उत्सर्जित करता हुआ। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।